नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 27 और 28 सितंबर दोनों दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उसमें पहला है जीविका दीदी, दूसरा है हमर बेटी हमर मान अभियान, तीसरा है समलैंगिक विवाह, चौथा है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, पांचवा है ग्रुप ऑफ 4, छठा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सातवां है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आठवां है भूजल स्तर ऐप, नौवां है बतुकम्बा उत्सव, दसवां है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, 11वां है सुप्रीम कोर्ट के जज। आइए इससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं उसको हम देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है जीविका दीदी किस राज्य की योजना है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा ए, जीविका दीदी बिहार राज्य की योजना है। गरीबी उन्मूलन के लिए, महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। इसकी शुरुआत बिहार में सबसे पहले 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी, याद रखिएगा। और विश्व बैंक की सहायता से बिहार में पूर्ण रूप से इसका विस्तार जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है में किया गया था। इस परियोजना में जो इसकी सहायता करता है जीविका दीदी में, वह है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, नेक्स्ट है हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने हमर बेटी हमर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किस देश ने जनमत संग्रह के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। विच कंट्री अप्रूव्ड सेम सेक्स मैरिज बाय रेफरेंडम। ऑप्शन ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है मैक्सिको, डी है क्यूबा। आंसर हो जाएगा डी, क्यूबा देश ने जनमत संग्रह के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को क्या बोला जाता है दोस्तों? चीनी का कटोरा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिएगा। चीनी का कटोरा, विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन क्यूबा में होता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है, किस प्रदेश को? तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा भारत में कहा जाता है। क्यूबा की कैपिटल कहाँ है? तो याद रखिएगा हवाना। हवाना जो है क्यूबा का राजधानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी किसने बनाई है। ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, बी है कमलनाथ, सी है गुलाम नबी आजाद, डी है अमरिंदर सिंह। आंसर हो जाएगा सी, गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस से अलग होने के बाद अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया और कौन सी पार्टी बनाई? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आंसर सी हो जाएगा। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे। अमरिंदर सिंह ये भी पंजाब के पूर्व सीएम थे और इन्होंने भी कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी पार्टी बनाई, जो हाल ही में जो है किसके साथ? बीजेपी के साथ ये पार्टी विलय हो गई और अमरिंदर सिंह जो है बीजेपी के जो है वर्तमान में मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ 4 में कौन से देश आते हैं? विच कंट्रीज कम इन द ग्रुप ऑफ 4। ऑप्शन ए है भारत, दूसरा है जर्मनी, सी है ब्राजील, डी है जापान, ई है एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ई, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये चारों देश ग्रुप ऑफ 4 में आते हैं, जो यूएन काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वर्तमान में सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। कौन कौन से? आप सबको पता होगा, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया, रूस। ठीक है, ये 5 सदस्य जो है वर्तमान में सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अस्थायी सदस्य हैं और कई वर्षों से इसके विस्तार करने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में अमेरिका, यूके ने
भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य, अस्थायी सदस्य का समर्थन किया है और रूस भी कई वर्षों से भारत का अस्थायी सदस्य का जो है समर्थन करता आ रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस अभिनेत्री को 2022 का 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है आशा पारेख, बी है हेमा मालिनी, सी है रेखा, डी है तनुजा। आंसर हो जाएगा ए, आशा पारेख को 2020 का 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। और 67th दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत को जो है 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का आरंभ जो हुआ था 1969 में हुआ था। इस बार का 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो आशा पारेख को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो आंसर हो जाएगा ए, 2 पुरस्कार जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भारत को कुल 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने पर बिहार को प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही सरकारी अस्पतालों के हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में बिहार को दूसरा पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना या पीएम जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को जो है पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए कौन सा ऐप है? ऑप्शन ए है जलदूत, बी है जल शक्ति, सी है जल देवता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, जलदूत देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए एक ऐप है। अभी हाल के रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु और कर्नाटका और तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में भूजल का स्तर का जो है इंक्रीज हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। भूजल का स्तर का जो है बढ़ोतरी हुआ है। वहीं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भूजल का स्तर दिनों दिन नीचा होते जा रहा है और इन वर्षों में काफी नीचे गया है, जो काफी चिंताजनक बात है। इसको याद रखिएगा। और किस ऐप के तहत ये निगरानी की जाती है, तो जल दूत ऐप के तहत। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बतुकम्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र, डी है तेलंगाना। आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। बतुकम्बा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और इसको जो है राज्य पुष्प उत्सव भी बोला जाता है। इसमें महिलाएं काफी संख्या में भाग लेती हैं और राज्य के 9 दिवसीय आधिकारिक उत्सव है जो 25 तारीख से जो है शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, बतुकम्बा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, बी है इसरो, सी है नासा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, इसरो ने रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS को विकसित किया है। ठीक है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा S सोमनाथ। और DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो समीर वी कामत। समीर वी कामत, याद रखिएगा। किसके बदले इनको लिए अध्यक्ष बने हैं, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 34, बी है 31, सी है 30, डी है 29। आंसर हो जाएगा डी,
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 29 है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश समेत जजों की संख्या 34 होनी चाहिए, मगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत जजों की संख्या 29 है। चर्चा में क्यों रहा? कॉलेजियम सिस्टम ने दीपंकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में यह मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो यू ललित, इनको भी याद रखिएगा। इनका कार्यकाल बहुत छोटा है और इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, जो भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 649 माँ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्रम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर करता है और इस सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत जो है 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो ये फैसला लेते हैं कि किस जज की नियुक्ति होगी, किस जज का ट्रांसफर होगा, कौन किस हाई कोर्ट से जज जो है ट्रांसफर होकर किस हाई कोर्ट में जाएंगे, कौन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा, कौन किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ये तय कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 124 के तहत जजों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।